हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स गेट ज्ञान में। और आज के वीडियो में हम फिर से अपनी कंटिन्यूटी बनाते हुए आगे बात करेंगे बिहार के कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं और आपके एग्ज़ाम में आपको नंबर दिला सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। तो वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिला था? तो अथर्ववेद में मिला था। अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक काल में वो कौन सा वेद था जिसमें बिहार का सबसे पहले उल्लेख है, तो उत्तर होगा अथर्ववेद में। फिर बात करते हैं बिहार में ग्रीष्मकाल की। तो अगर बात की जाए ग्रीष्मकाल की, तो बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि है मार्च से मध्य जून तक। अगर आपके ऑप्शन में मार्च से जून आता है तो वो आंसर भी आपका करेक्ट होगा, लेकिन अगर मतलब एकदम एग्जैक्ट की बात की जाए तो मार्च से मध्य जून तक का जो आपका टाइम पीरियड है वो बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि होती है। आगे बात करते हैं फाग राग की। तो फाग राग से आपको पता चल रहा होगा यहाँ कुछ गाने बजाने की बातें होंगी। तो बात की जाए अगर फाग राग की, तो बिहार में फाग राग के गीतों की रचना, अगर प्रश्न पूछता है कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी, तो उत्तर होगा नवल किशोर सिंह ने। यानी कि नवल किशोर सिंह जो थे उन्होंने फाग राग गीतों की रचना की थी। आगे बात करते हैं भागलपुर की। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो उत्तर होगा भागलपुर में हुआ था। आगे बात करते हैं बिहार के प्रथम महाकवि की। तो बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? विद्यापति। यानी कि अगर प्रश्न आता है कि वो कौन थे, ऑप्शन दिए रहेंगे आपको 4 और इसमें से एक नाम होगा विद्यापति का। तो अगर प्रश्न आता है कि प्रथम महाकवि, बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे, तो उत्तर उसका होगा विद्यापति। विद्यापति जी की आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी। इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, तो याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके हिंदी के पेपर में भी आ सकता है। आगे बात करते हैं ग्लाइडिंग क्लब की। तो अगर बात की जाए कि बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है, तो उत्तर होगा पटना में। पटना में आपका ग्लाइडिंग क्लब है। आगे बात करते हैं होम रूल की। तो बिहार के किस जिले से होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, यानी कि आप ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ हुआ था नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं हुआ था। तो बिहार के किस जिले से जो होम रूल था उसका प्रचार नहीं हुआ था, तो उसका उत्तर होगा चंपारण। जब भी आप पेपर देखें या दें, तो उसमें एक चीज़ बहुत ही सावधानी से आप देखें कि क्या लिखा है, नहीं लिखा है, या आपसे वो प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोग इसी चीज़ में मिस्टेक कर देते हैं, वो नहीं पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आप लोग अपने पेपर को सॉल्व करते टाइम इस नहीं शब्द पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं तिरहुत क्षेत्र की। तो बिहार के किस क्षेत्र में मैथिली भाषा बहुतायत में प्रचलित है? यानी कि अगर बात की जाए मैथिली भाषा की, तो ये आपसे पूछ रहा है कि बिहार का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर मैथिली भाषा बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो उत्तर होगा तिरहुत क्षेत्र में। मतलब कि बिहार में तिरहुत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मैथिली भाषा आपकी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आगे बात करते हैं बिहार में असहयोग आंदोलन की। तो बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे? सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो मौलवी मोहम्मद शफी थे वो असहयोग आंदोलनकारी थे, यानी कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। और अगर बात की जाए बिहार में इनका संबंध किस जिले से था, तो उत्तर होगा मुजफ्फरपुर, यानी मुजफ्फरपुर से इनका संबंध था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बिहार के सबसे बड़ी परियोजना की। तो इसमें हम आगे जानते हैं क्या कि बिहार के सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। अगर बात की जाए सबसे बड़े परियोजना की बिहार में, तो वो है गंडक परियोजना। यानी कि बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। आगे बात करते हैं पटना के गोलघर की। तो अगर बात की जाए उसके निर्माण की, तो पटना के गोलघर का निर्माण गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि पटना के गोलघर का निर्माण
किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो उसका उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग। आइए आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं अंग्रेज मजिस्ट्रेट के बारे में। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे, तो उसका उत्तर होगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। यानी कि चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड जो थे वो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। आइए इसी क्रम में बिहार के कुछ प्रथम लोगों की बात कर ली जाती है। तो अगर बात करते हैं प्रथम नवाब नाजिम की, तो वो थे कौन? राजा राम नारायण। यानी कि राजा राम नारायण जो थे वो बिहार के प्रथम नवाब नाजिम थे। आगे बात करते हैं प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की। तो अगर बात की जाए बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की, तो वो थे अब्दुल गफ्फूर। ये बात आप याद रखिएगा प्रथम से मतलब। और एक चीज़ और, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे और उन्हें उनकी उपाधि क्या थी और बिहार में उन्हें क्या कहा जाता था। आगे बात करते हैं बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की। तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। राबड़ी से याद रखिएगा कौन थी? ये पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कहाँ की? बिहार की। आगे बात करते हैं बिहार के प्रथम राज्यपाल की। तो वो थे जयराम दास दौलत राम। तो जयराम दास दौलत राम जो थे वो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। आगे बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, महिला मुख्य न्यायाधीश की। तो आज़ादी के बाद पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? रेखा दोषित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 1 नंबर आपके एग्जाम में दिला सकता है। तो याद रखिएगा अगर प्रश्न आता है कि आज़ादी के बाद, ये वर्ड आप ध्यान से पढ़िएगा कि अगर बात की जाए आज़ादी के बाद की, तो आज़ादी के बाद पटना हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश थी कौन? रेखा दोषित। आगे बात करते हैं बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की। अगर बात की जाए विधानसभा अध्यक्ष की, तो बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह। याद रखिएगा रामदयालु सिंह कौन थे? बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। आगे बात करते हैं बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की जाए, तो बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था बोधगया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप लोग पटना से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि वो नहीं है। बोधगया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगे बात करते हैं पंचायत चुनाव में आरक्षण की। तो पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा था? तो वो है बिहार। मतलब बिहार ने ही सबसे पहले पंचायत चुनाव में, जो आपका ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, उसमें महिलाओं को 50% तक का आरक्षण दिया था। आगे बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। तो अगर बात की जाए चंपारण सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था? अगर बात करी जाए कि जब चंपारण का सत्याग्रह गांधी जी कर रहे थे, तो उनके ऊपर वो कौन सी जगह थी जहाँ पर मुकदमा चलाया गया था? तो उसका उत्तर होगा मोतिहारी में। तो मोतिहारी ही वो जगह है जहाँ पर चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के ऊपर मुकदमा चलाया गया था। आगे बात करते हैं आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? पाटलिपुत्र से है। ये एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट आपका हो सकता है कि अगर बात की जाए आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो वो था पाटलिपुत्र। वैसे तो बिहार को लोग यूपी बिहार को लोग जो है बहुत ही वैसी नज़र से देखते हैं, पर सबसे पढ़े लिखे लोग यहीं यूपी बिहार से ही आपके निकले हैं। तो बहुत ही प्राउडली आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे के आइएगा कि आर्यभट्ट का संबंध कहाँ से था? तो पाटलिपुत्र से, यानी कि वर्तमान में उसे हम क्या कहते हैं? पटना। आगे बात करते हैं वज्र संघ की। तो अगर पूछा जाए वज्र संघ की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी वैशाली। आगे बात करते हैं सोनपुर नगर की। तो सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? अगर प्रश्न आता है कि सोनपुर नगर जो है आपका वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो उत्तर होगा गंडक नदी से, मतलब गंडक नदी के तट पर। सोन नदी से कंफ्यूज मत होइएगा कि सोनपुर है तो सोन नदी के किनारे होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर होगा गंडक नदी, मतलब गंडक नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? सोनपुर। और सोनपुर का मेला बहुत फेमस है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सोनपुर का मेला क्यों फेमस है, किसके लिए फेमस है, वहाँ पर ऐसा क्या होता है कि वो बहुत फेमस है। और
अपने इंडिया में नहीं पूरे एशिया में फेमस है। तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा और ये चीज़ याद रखिएगा कि सोनपुर नगर जो है वो आपका गंडक नदी के किनारे या तट पर स्थित है। आगे बात करते हैं मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ, यानी कि अगर पूछा जाता है कि बेसिकली बिहार शब्द जो बिहार शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, तो उत्तर होगा बौद्ध मठ। आप सभी ने जब बौद्ध धर्म पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों ने वहाँ पर बिहार नाम सुना होगा। बिहार कौन सी जगह होती थी जहाँ पर बौद्धों को शिक्षा दी जाती थी। तो उस चीज़ से आप ये याद रखिएगा कि बिहार शब्द का मूल अर्थ होता है बौद्ध मठ। आगे बात करते हैं मधु श्रावणी पर्व की। तो मधु श्रावणी पर्व जो है वो आपका कहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है, कहाँ मनाया जाता है, तो उसका उत्तर होगा मिथिलांचल में। मतलब कि ये जो पर्व है आपका मधुश्रावणी वो कहाँ मनाया जाता है, मिथिलांचल में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। आगे बात करते हैं मधुबनी की। तो मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की थी, तो वो श्री राम विनोद सिंह ने की थी। मधुबनी में जो खादी उत्पादन केंद्र था उसकी स्थापना किसने की थी, श्री राम विनोद सिंह ने की थी। आगे बात करते हैं लोकसभा सीटों की, सदस्यों की। तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, 40 सदस्य चुने जाते हैं। यानी कि 40 सदस्य ऐसे होते हैं आपके जो बिहार से लोकसभा में चुने जाते हैं। फिर बात करते हैं साक्षरता की। तो बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो उसका उत्तर होगा मुजफ्फरपुर को। यानी कि मुजफ्फरपुर आपका ऐसा क्षेत्र है बिहार में, ऐसा ज़िला है बिहार में जिसे सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है, क्योंकि बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षर लोग मुजफ्फरपुर के होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।